करेंगे जो कि है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए दो तरीके के, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर करके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आपको यूटिलिटी भी है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों इंडिफरेंस करके थ्रू बताया हुआ है, डिमांड के थ्रू बताया हुआ है। लेकिन हम इसको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन जब आप हमारे कोर्स के अंदर एक्सेस करोगे तो आपको ये एक ही जगह पर आपको मिलेगा, सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा। तो अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा आपको सिस्टमेटिकल तरीके से जो हम टेस्ट सीरीज तैयार करा रहे हैं आप बच्चों के लिए वो सब मिलेगी। तो कंप्लीट कोर्स हम आप बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं जो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी का, उसमें काम आने वाला है। तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है, देखिए 12th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनके लिए भी काम आने वाला है, और भी बच्चे मान लीजिए अगर कोई बच्चा बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए भी काम आने वाला है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो टर्म आया है वो आया है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी बच्चों आपको लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई चीज़ पहनते हैं, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है। हालांकि आप इस सेटिस्फैक्शन को मेज़र नहीं कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसे मेज़र नहीं कर पाओगे तब तक आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे कि किससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और किससे हम आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हो, अगर आप किसी को मेज़र करना चाहते हो तो कोई ना कोई यूनिट आपको देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स का प्राइस मेज़र करना चाहते हो तो गुड्स का प्राइस के लिए रुपीज़ है। अगर आप किसी चीज़ का वेट मेज़र करना चाहते हो तो वेट मेज़र करने के लिए आप कह सकते हो किलोग्राम है या ग्राम है। इसी तरीके से लीटर बना हुआ है, किलोमीटर बना हुआ है। यानी कि ये सारी ये हैं जो हमारे आप कह सकते हो किसी ना किसी यूनिट को मेज़र करने के लिए हैं। अब रही बात बच्चों सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की, उपयोगिता की, सेटिस्फैक्शन की, तो उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट तैयार की है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। तो यूटिल कुछ नहीं है, यूटिल कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई चीज़ नहीं है यूटिल। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूटिल कुछ भी नहीं है। यूटिल जो है वो एक इमेजिनरी एक कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी यूनिट है जिस यूनिट में आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दो गुड्स है, मैंगो और बनाना। अगर मैं कहता हूं कि मुझे मैंगो से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या ज्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब देखिए किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हालांकि कोई टेक्निकल तरीका तो नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनरी चीज को प्राइस मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं किस तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो बच्चों ये सारा का सारा जो हमने आपको दिखा रही है हमारी बुक्स से ही है, नोट्स से ही है। अगर आप इसको लेना चाहें तो मैंने आपको बताया ये हमारी बुक्स है, इसको आप बाय कर सकते हो बच्चों। तो ये बुक से ही हमने सारा का सारा कंटेंट लिया है हमने आपको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप यूटिल्स को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 1 यूनिट मैंगो है, 1 यूनिट मैंगो है। अब आप प्राइस की बात मत कीजिएगा, मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं मैंगो के लिए 1000 रुपए तो खर्च करने को तैयार नहीं हूंगा। मैं एक मैंगो के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च कर सकता हूं 50 रुपए, 50 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम रुपीज में व्यक्त करें और 50 रुपए मान लें मैं खर्च कर सकता हूं, और इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिए जो मैंगो की यूटिल होगी वो 50 यूटिल होगी। अगर मैं ये मान लूं कि 1 रुपी जो है वो 1 यूटिल के बराबर है, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, रुपीस को यूटिल में कन्वर्ट किया और फिर यूटिल से रुपीस को कन्वर्ट करेंगे, मतलब गुड्स का कंपैरिजन करेंगे। यानी कि हो सकता है कि एक बहुत अमीर आदमी हो जिसके लिए 50 रुपए की उतनी यूटिलिटी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे रुपीस के टर्म में हो चाहे गुड्स के टर्म में हो, बाद में हम कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे, हर चीज को हम यूटिल में ही मेजर करेंगे। यानी कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन रहेगा, जो संतुष्टि रहेगी वो यूटिल में ही रहेगी। तो यूटिल क्या है? यूटिल एक इमेजिनरी थिंग है, एक इमेजिनेशन है। वास्तव में आपको कहीं जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, किसी शॉपिंग मॉल पे जाओगे, आपको कहीं भी यूटिलिटी नजर नहीं आएगी या यूटिल नजर नहीं आएगा। आपको खुद ही थिंक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक शर्ट लेने जाते हो और आप देखते हो कि शर्ट की कीमत आपको बोलता जाता 10,000 रुपए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10,000 रुपए लेके आ जाओगे शर्ट को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने 10,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे। आपने हो सकता है मोबाइल के लिए 10,000 रुपए खर्च किए होंगे।
तो जब एक कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदता है तो सेलर सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, यानी कि वो देखता है कि क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसको देखने का तरीका है यूटिल्स, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जब आप किसी कमोडिटी को यूज करते हो, जब किसी कमोडिटी को देखते हो, खाते हो, पहनते हो, उड़ते हो, तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को बच्चों हम बोलते हैं यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का जो टर्म है उसे यूटिल्स कहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम यूटिल्स का बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप समझ जाइएगा कि जब जब मैं यूटिल्स बोलूं तो आप समझ लेना कि ये जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने का एक तरीका है। तो बच्चों बात करें बच्चों मेजर करने के तरीके की, तो दो तरीके की अप्रोचेज है। एक अप्रोच कहलाती है कार्डिनल अप्रोच, दूसरी कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दी गई है, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्सियन अप्रोच कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच की। तो कार्डिनल अप्रोच ये मान के चलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो भी गुड्स हम यूज करते हैं, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, अगर हम दूध पीते हैं, तो जो भी चीज हमें मिल रही है उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर किस टर्म में करते हैं? उस टर्म में दो तरीके की चीजें आती हैं बच्चों, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा यूटिल्स 10 यूटिल्स या 20 यूटिल्स, यानी कि जब हमने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर में, चाहे आप 100 बोलो चाहे आप 1000 बोलो, लेकिन नंबर्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें मजा मिलता है, जो इंजॉय मिलता है, उसको हम यूटिल्स नंबर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि ये हमारा कार्डिनल अप्रोच कहलाता है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच कहलाता है इस यूटिलिटी का। ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है ऐसी यूटिलिटी जिसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो। तो कैसे मेजर करोगे? जैसे मान लीजिए एक है मैंगो, दूसरा है बनाना। तो मैंने आपसे कहा कि मैंगो मुझे ज्यादा पसंद है, यानी कि हम क्या करते हैं गुड्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये मान लीजिए थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरीके का जो जब हम यूटिलिटी अल्टीमेटली इसको भी यूटिल में प्रेजेंट करते हैं कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा, इसकी यूटिलिटी कम है, लेकिन नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं? उसको ऑर्डर देते हैं, रैंक देते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी में, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में हम जो यूटिलिटी है उसको नंबर में मेजर करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हम नंबर में मेजर नहीं करते बच्चों, बल्कि हम क्या करते हैं उस यूटिलिटी को प्रेफरेंस ऑर्डर में दिखाते हैं, यानी कि 1 फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फोर्थ कौन है। अब मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए कोई मूवी देखने जाते हैं, अब आपने मान लीजिए कोई 3 मूवी देखी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है, कौन सी मूवी कम अच्छी है। क्योंकि कार्डिनल जो अप्रोच है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम मेजर कैसे करेंगे। इसीलिए तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूटिलिटी अप्रोच को बिल्कुल तरीके से निगलेक्ट कर दिया इंडिफरेंस करने, और इंडिफरेंस कर्व आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जब आने वाला जो चैप्टर इंडिफरेंस कर्व का वो अच्छी तरीके से आपको कवर भी करना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे यहां पे कि यूटिलिटी जो है वो मेजरमेंट है सेटिस्फेक्शन का, और जब आप यूटिलिटी मेजर की बात करोगे तो दो तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, कार्डिनल में, ऑर्डिनल में। कार्डिनल का मतलब है कि आपने यूटिलिटी को मेजर किया, किसमें मेजर किया? इन टर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि आपने 1 2 4 5 करके मेजर किया। और जब बात आई बच्चों ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में आपने नंबर में मेजर नहीं किया, बल्कि आपने मेजर किसमें किया? आपने मेजर किया प्रेफरेंस ऑर्डर में, यानी कि आपने रैंकिंग दे दी। तो इस तरीके की रैंकिंग जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बच्चों हम यहां से जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। अभी आप ये मान के चलिएगा कि हम जो भी चीज है वो नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में एक जादू है, वो जादू ये है कि हम नंबर में हर चीज को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स।
और हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों एडिशनल यूटिलिटी, जिसको क्या मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हो। एक होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए आपने मैंगो का 1 यूनिट बाय किया, सो यू विल गेट 10 सेटिस्फैक्शन। यानी कि आप मैंगो का जो, या आप आइसक्रीम मान लीजिए, आप जब पहली आइसक्रीम खाते हो तो आपको मजा आता है, लेकिन याद रखिएगा कंडीशन अप्लाई है। एजम्पशन ये है कि आप बिना किसी ब्रेक के आप आइसक्रीम खाते हो, यानी कि ये जरूरी है कि आपका कंजम्पशन लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आइसक्रीम खाई मंडे को, फिर ट्यूसडे खाई, फिर वेडनेसडे खाई, तो आपका सेटिस्फैक्शन आइसक्रीम खाने के लिए घटेगा ही नहीं। बल्कि आइसक्रीम के सेटिस्फैक्शन घटाने के लिए क्या जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे आइसक्रीम खाओ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली आइसक्रीम खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 का। जब आप दूसरी का यूज करोगे तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो घट के 8 का रह जाएगा। तीसरी का यूज करने से सेटिस्फैक्शन लेवल 6 का रह जाएगा। फोर्थ का यूज करने से सेटिस्फैक्शन लेवल 4 का रह जाएगा। और जब आप 5 का यूज करोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल 0 का रह जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपने आइसक्रीम को खाना जारी रखा तो यू विल गेट लेस सेटिस्फैक्शन। लेस सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो -2 हो जाएगा। तो इससे ये आंसर निकलता है बच्चों कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का यूज करते हैं हमारे को लेस सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे एक्सेप्शंस केस भी हैं जहां पर जैसे जैसे आप कमोडिटी यूज करोगे वहां पर आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो, आप किसी सर्विसेज को यूज करते हो, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। यानी कि जो भी आप गुड्स यूज करोगे, चाहे आप आम खाओ, चाहे मैंगो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी चीज आप यूज करके देखो, आप जैसे जैसे किसी कमोडिटी को यूज करते हो आपका जो एडिशनल यूटिलिटी है, यानी कि ये तो मिला फर्स्ट से और ये मिला है सेकंड से, ये मिला है थर्ड से, यानी कि अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे बच्चों कि कंबाइंड में, ये सभी का यूटिलिटी अलग अलग की बात हम यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं कि पहला 10 है, अब 10 में जब इसको जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 18 में इसको जोड़ोगे तो 24 आएगा, 24 में इसको जोड़ोगे 28 आएगा, इसको जोड़ोगे 30 आएगा, ये 28 आएगा। तो कैसे जोड़ोगे आप इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर आपको मान लीजिए टोटल यूटिलिटी दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो सेम तरीका है। आप क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आप टोटल यूटिलिटी की किसी भी संख्या से उसकी पिछली वाली संख्या को माइनस कर दोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है तो ये 10 - 0, 18 - 10, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से 24 - 18 इस तरीके से निकल जाएगी। तो फिलहाल हम बच्चों डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी, उसको जब आप जोड़ दोगे, यानी कि जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको जब आपने जोड़ दिया, समराइज कर दिया, जोड़ दिया, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो कैसे मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को? टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा एमयू, यानी कि इसको जोड़ के निकालते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी इज रेफर टू दी एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल का मतलब है जब आप किसी एडिशनल यूनिट को यूज करते हो, एक्स्ट्रा इकाई को यूज करते हो, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लीजिए 4 मैंगो खाने से आपको 100 यूटिल्स मिले और 5वां मैंगो खाने से आपको 105 यूटिल्स मिले। तो आप मुझे बताओ 5th यूनिट ने आपको कितना यूटिल दिया एडिशनल? तो ये दिया 5। इसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी होती है। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब हम किसी कमोडिटी की एडिशनल इकाई का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा इकाई का यूज करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसको बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है उसमें हम आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वाली जो टेबल दी है उसकी जगह हम इस वाली टेबल का यूज कर रहे हैं। बात वही है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके की टेबल है। इसमें देखिए हमने मार्जिनल यूटिलिटी को माना है 12, 9, 6, 3,
जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप गुड्स यूज कर रहे हो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो घटता चला जा रहा है। यहां पे आपका सेटिस्फेक्शन जीरो हो गया और यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया। यानी कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को यूज करोगे, जैसे जैसे आप पानी पियोगे, जैसे जैसे आप दूध पियोगे, जैसे जैसे आप चाय पियोगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है किसी गुड्स से मिलने वाला वो घट जाता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। और टोटल यूटिलिटी कैसे निकालिए? इसको जोड़कर 12 में प्लस 9 किया तो 21, 21 में 6 को ऐड किया 27, 26 में 3 को ऐड किया तो 30, 30 में 0 को ऐड किया तो 30 और 27 ऐड किया तो 3 माइनस किया, मतलब ऐड माइनस में किया तो 27 आंसर आया। अब रिलेशन की बात करें तो देखिए पहला रिलेशन तो आपको यहां पे नजर आएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। अब देखिए ग्राफिकली आपको प्रेजेंट नहीं करना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ग्राफिकली आप इसको प्रेजेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू भी। यहां पे मैं लिख लेता हूं यूनिट्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कह रहा है कि जैसे से आप 12 से शुरू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पे 12 है तो आप यहां से शुरू कीजिएगा, यहां से शुरू कर लीजिए चलिए। और जैसे से आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो है। आप चाहो तो इसको 5 यूनिट भी कह सकते हो, यानी कि 5वीं यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। आप याद रखिएगा जिस जगह ये जीरो है उसी जगह टीयू मैक्सिमम होगा। यानी कि ग्राफिकली बात करें तो ये स्ट्रेट हो सकता है, ऐसे करके जा सकता है इस तरीके से, फिर यहां पे मैक्सिमम पहुंचेगा और यहां पे गिरना शुरू कर देगा। अब आप देखिए ये वाली जो स्पीड है, देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक पेज और ले लेता हूं, यहां से ले लिया। अब देखिए यहां से जो स्लोप है, टीयू का जो स्लोप है वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि जो टीयू का स्लोप है, टीयू स्लोप वो एमयू पे डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लें कि एमयू इस तरीके का होगा, गिरता हुआ स्लोप, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर हम ये मान लें कि एमयू इस तरीके का है तो इस तरीके का इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर इस तरीके का है एमयू जो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट स्लोप बनेगा। इस वाली डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिए ये डिमिनिशिंग स्लोप है, यानी कि एमयू गिर रहा है, इसलिए ये जो टीयू होगा ये होगा इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है, बढ़ने की जो दर है, बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो घट रही है। यहां पे ये मैक्सिमम हो गया है, यहां पे ये फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे ये फॉल कर रहा है, यहां पे ये जीरो हो गया है और यहां ये नेगेटिव हो गया है। यानी कि आप अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इशू के, केवल और केवल ग्राफ के थ्रू ही आप इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो एक तरीके से इक्वेशन को आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, तो पहला पॉइंट आप यहां देख सकते हो बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। नंबर 2, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, यानी कि जिस कंडीशन में ये फॉल करेगा उस समय ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट से। जिस केस में ये जीरो होगा उस केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा और जिस केस में ये नेगेटिव होगा उस केस में ये फॉल करेगा। एक बार रिपीट कर देते बच्चों, व्हेन एमयू इंक्रीज, व्हेन एमयू फॉल्स, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वही भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। व्हेन एमयू फॉल्स, ये वाली कंडीशन, व्हेन एमयू फॉल्स टीयू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि जब एमयू फॉल करता है तो टीयू इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन एमयू इज जीरो, ये वाला पॉइंट पे जीरो हो गया, यहां पे ये मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं बच्चों, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इस केस में ये फॉल करता है, यानी कि ये गिरना शुरू कर देता है। और एक और चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी को किस तरीके से निकाला जाता है?
वो भी बच्चों मैंने आपको समझाया। तो शुरुआत आपकी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आप सबको पता है, मैं भी आपको एक बार बता देता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हम किसी को खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो गिर जाता है। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को यूज करता है और जैसे जैसे उस कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता है, उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो लगातार घटता चला जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर unit of a commodity, the marginal utility received from each successive unit goes diminishing। इसकी क्या वजह है बच्चों? इसकी वजह ये होती है कि हमें किसी वस्तु को पाने की इंटेंसिटी होती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को यूज करते हैं, मान लीजिए एक आपने पानी पिया, तो पानी पीने की जो तीव्रता है, इच्छा है, वो लगातार आपकी कम होती चली जाएगी पानी पीने के साथ साथ। मान लीजिए आपकी कॉफी पीने की इच्छा है और आपने क्या किया, कॉफी पी लिया। तो जैसे ही आपने कॉफी पिया, आपकी जो डिजायर ऑफ थी वो सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, बल्कि अगर आप सेकंड कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी पीते हो तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बच्चों इस लॉ को बनाने का काम किया था गॉसन ने। तो गॉसन के इस लॉ बनाने की वजह से ही इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इट इज ऑल्सो नोन एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके नाम याद रखिएगा बच्चों, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों इकोनॉमिक्स में जैसे डिमांड का लॉ है, सप्लाई का लॉ है, कुछ बेसिक्स लॉ हैं। इसी तरीके से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक बेसिक लॉ है, सभी चीज़ों पे लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। तो बच्चों ये कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ एजम्पशंस की। देखिए एजम्पशंस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उस नियम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो तभी लागू होता है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मैं अपने घर से कॉलेज 1 घंटे में पहुंच जाता हूं, लेकिन इसमें हमने एजम्पशन माना है कि सामान्य ट्रैफिक रहेगा, मेरी गाड़ी खराब नहीं होगी, मैं कार से जा रहा हूं, तभी ये लॉ लागू होंगे। यानी कि एजम्पशंस किसी थ्योरी के साथ जुड़े हुए चीजें नहीं होती, बल्कि उस थ्योरी में जो चीज माना जाता है वो हम मान के चल रहे हैं। तो जब हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, इसका मतलब ये भी कुछ बेसिक्स कुछ लॉ है उसको ये फॉलो करेगा। तो सबसे पहला हमने ये माना है नंबर 1 कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, तो हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो लगातार गिरता चला जाएगा। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा, यानी कि हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि कितना गिरा। इसके अलावा बच्चों रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो जो आपकी डिजायर को और बढ़ा दे। मान लीजिए मुझे बहुत तेज पानी पीने की इच्छा है, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए एक कप ऑफ टी की जगह या कैसे ग्लास ऑफ वाटर की जगह स्पून ऑफ वाटर दिया गया है। तो जैसे ही मैं स्पून ऑफ वाटर पीऊंगा, मेरी जो इंटेंसिटी है पानी पीने की वो और बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप किसी क्वांटिटी को दे रहे हो और वो क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो। तो रीजनेबल क्वांटिटी होगी तभी आप उस कंजम्पशन करने से आपके सेटिस्फेक्शन में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंज्यूमर रैशनल है, उसकी मानसिक कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वो अपनी वांट्स को मैक्सिमम करना चाहना चाहिए। यानी कि अगर मुझे भूख लगी हुई है तो आइसक्रीम और छोले भटूरे खाने के ऑप्शन में मैं हमेशा छोले भटूरे खाऊंगा, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मुझे पता है कि आइसक्रीम से पेट को नहीं भरा जा सकता। इसके अलावा बच्चों कंटिन्यू कंजम्पशन भी होना चाहिए। कंटिन्यू कंजम्पशन का मतलब है टाइम लैग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक कॉफी मॉर्निंग में पी और एक कॉफी इवनिंग में पी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ जाएगा या सेम रहेगा। सेटिस्फेक्शन लेवल तभी गिरेगा, संतुष्टि का लेवल तभी गिरेगा जब आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को लगातार कर रहे हो, जब आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को कंटिन्यूअसली करते हो, तब जाके आपका सेटिस्फेक्शन गिरता है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी कि हर यूनिट
यूनिट की यूटिलिटी अलग अलग है, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी अलग अलग है, हर गुड्स की यूटिलिटी अलग अलग है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक की यूटिलिटी को दूसरे के साथ मैच कर लें। इसके अलावा बच्चों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है मान लीजिए आपने पहले दाल खाई, दाल में तड़का भी नहीं था, दाल में मक्खन भी नहीं था, तो डेफिनेटली आपको दूसरी दाल जो कि मक्खन वाली होगी, तड़के वाली होगी, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी कि लॉ तभी लागू होगा जब गुड्स जो हैं वो एक जैसी हो। अगर गुड्स अलग अलग हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग अलग रहेगा। तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इसमें हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट है। अगर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी चेंज हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए। तो ये कुछ एजम्पशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हम डायग्राम की बात, अच्छा एक और चीज हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पे एजम्पशन में, फिक्स इनकम एंड प्राइस, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स है और जो प्राइस है वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, हालांकि बहुत आसान डायग्राम है, कोई इतना मुश्किल डायग्राम है नहीं, जिसमें ये बताया हुआ है कि एक यूनिट आप गुड्स यूज कर रहे हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100 है। जैसे आप दूसरी करोगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल घट के 75 हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, एक यूनिट आप यूज कर रहे हो तो 100 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यूटिल्स, इसको बोलते हैं यूटिल्स में, यूटिल्स में। ये बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा रखा है कि कैसे इसका मेजरमेंट होता है। इसके अलावा दूसरा यूज कर रहे हो चॉकलेट का, तीसरा यूज कर रहे हो, चौथा यूज कर रहे हो, पांचवा यूज कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप ज्यादा चॉकलेट खाओगे आपका सेटिस्फेक्शन लगातार घटता चला जाएगा और पांचवी पॉइंट पर आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड, सेटिस्टी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्टी का मतलब है संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि हो गई यहाँ पे, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि। यानी कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। इसका बेटा मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा कंजम्पशन करते हो तो आपका जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप छठी यूटिलिटी यूज करते हो चॉकलेट की तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, और सातवीं करोगे तो आपको और ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। यानी कि आपका दांत खराब हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको दस्त हो सकते हैं, आपको मुश्किल आ सकती है अगर आप चॉकलेट बहुत ज्यादा खाओगे। यानी कि हर चीज की एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद अगर आप उसका कंजम्पशन जारी रखोगे तो पॉजिटिव मिलने की जगह आपको ये नेगेटिव मिलेगा। तो बच्चे देखिए हमारे क्वेश्चन का जो पॉइंट था पहला, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने बता दिया, एजम्पशन बता दिए। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो बच्चों एक्सेप्शंस उस केस में कहा जाएगा, इस डायग्राम और टेबल को आप अपने आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बहुत आसान है एक्सप्लेन करना। एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो कंडीशंस जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। देखिए ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल लॉ है, साइंस की तरह हर जगह लागू होगा, कुछ तो इसके एक्सेप्शंस केस होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि ये लॉ हर जगह लागू काफ़ी हद तक होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशन में डायग्राम इस तरीके का बने ऐसा, यानी कि एक बार आपकी यूटिलिटी पहले बढ़े फिर घटनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो यानी कि एक्सेप्शंस केस कब कहलाएगा, जब आपकी यूटिलिटी बढ़े। तो यानी ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, जब आप ज़्यादा यूनिट यूज़ करने से आपकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे और आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसी होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। यानी कि मनी की टेंडेंसी बच्चों इस तरीके की होती है कि जिसके पास पैसा होता है उसके लिए और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की लालच बढ़ जाती है। तो बच्चों गांधी जी ने एक बार कहा था कि इच्छाओं की तो पूर्ति की जा सकती है पर लालच की नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लालची है, किसकी डिज़ायर पैसे को पाने की बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे उसके पास पैसा आएगा उसकी डिज़ायर पैसे को पाने की और बढ़ती चली जाएगी। यानी कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द कमोडिटी कंज्यूम इज मनी, सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज पर्सन गेट मोर एंड मोर मनी। लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता, कुछ व्यक्तियों पे लागू होगा। तो इस तरीके के लोग जो पैसे को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा बच्चों रेयर कोई चीज़ है, एंटीक चीज़ है। देखिए कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक होता है जो एंटीक होती हैं। मान लीजिए कोई पुराने ज़माने की पेंटिंग इकट्ठे करने लगा, कोई पुराने ज़माने के सिक्के इकट्ठे करने लगा। तो जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा पेंटिंग इकट्ठी होगी, जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा सिक्के इकट्ठे होंगे, या जैसे जैसे उसके पास एंटीक चीज़ इकट्ठी होंगी, उसका ऐसी चीज़ों को पाने के प्रति इच्छा, ऐसी चीज़ों को पाने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इफ़ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय रेयर कलेक्शन, ऐसी चीज़ों में
लागू नहीं होता बच्चों ये लॉ। यानी कि ऐसी चीजों में लॉ क्या होता है कि जब ज्यादा गुड्स होंगी तभी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको क्लियर करने चाहिए। इसके अलावा एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका दिमाग खराब हो गया है, पागला गया है, या मान लीजिए कोई ऐसी नशा कर लिया है जिसमें उसको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि अस्टेबल माइंड की स्थिति में ये लागू नहीं होता। इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति हैबिचुअल हो जाए, एडिक्टेड हो जाए। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स के, शराब के, सिगरेट के हैबिचुअल है, उनको खाना ही खाना है। कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं। अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सिगरेट के बॉक्स पे या तम्बाकू के बॉक्स पे कि इसको खाना हानिकारक है। यानी कि आप जहर भी खा रहे हो और खुद से भी खा रहे हो, पैसा लेके भी खा रहे हो। तो ऐसा पागलपन भी कुछ लोग करते हैं। यानी कि जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जो एडिक्टेड हो जाते हैं, उन पर भी ये लॉ लागू नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, आपको सारे के सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा बच्चों एक तरीके से कह सकते हो कि जो होमोजीनियस नहीं है गुड्स, यानी कि इनहोमोजीनियस गुड्स है। मान लीजिए किसी गुड्स का डिजाइन, शेप, साइज बदल जाता है, जैसा कि हमने आपको अजम्पशन में बताया था। अगर अजम्पशन लागू नहीं होता, होमोजीनियस गुड्स नहीं होती, तभी भी ये लॉ लागू नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए पहली गुड्स जो है वो कम क्वालिटी की है और दूसरी गुड्स ज़्यादा क्वालिटी की मिल जाए तो डेफिनेटली आपको दूसरी गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा बच्चों चेंज इन कंज्यूमर इनकम, अगर देखिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो डेफिनेटली कंज्यूमर ज्यादा गुड्स को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू लेस गुड्स, यानी कि उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा कंजम्पशन यूज करेगा। इसके अलावा कंजम्पशन इन डिफरेंट पीरियड, देखिए कंजम्पशन इन डिफरेंट पीरियड का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे कंजम्पशन इन डिफरेंट पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंजम्पशन टाइम लैग के बाद कंजम्पशन करता है तो उसके सेटिस्फेक्शन गुड्स को यूज करने में ज्यादा होगा। इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट हम जोड़ सकते थे, यहाँ पे लिखा नहीं है, म्यूजिक एंड म्यूजिक में भी ये लागू होता है। जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो शुरू में इतना अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे वो हमें और अच्छा लगने लग जाता है, जैसा अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो उसका इंटरेस्ट गिरने लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट है जिनको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। तो सबसे पहला है कि बेसिस ऑफ अदर लॉ, देखिए बहुत सारे लॉ और बने हुए हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इसके अलावा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये सारे के सारे जो लॉ हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे ही बने हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के भी कई सारे लॉ हैं जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे ही बने हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बहुत सारे लॉ का बेस है। इसके अलावा बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, अब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब है कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा कर देगा, जिसकी इनकम कम है वो कम कर देगा। इसकी वजह भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, भाई जिसके पास इनकम ज्यादा है उसके लिए मनी की यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी, इसलिए वो ज्यादा टैक्स दे। इसी तरीके से जिसके पास इनकम कम है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी, इसलिए वो कम टैक्स दे। तभी तो इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होगा। यानी कि अगर अमीर और गरीब से बराबर टैक्स ले लिया जाएगा तो जो टैक्स का बर्डन है वो गरीब पर ज्यादा पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि टैक्स का बर्डन प्रोग्रेसिव रहे, टैक्स का बर्डन इक्वल रहे, टैक्स अमीर और गरीब दोनों पे पड़े बराबर रूप से, तो आपको अमीर से ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए मेरे 1000 रुपए गवर्नमेंट ले ले और अंबानी के 1000 रुपए ले ले, तो अंबानी पे क्या फर्क पड़ रहा है 1000 रुपए देने का। तो ये बातें भी आपको समझनी पड़ेंगी, इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स की हम बात करते हैं बच्चों। इसके अलावा है द बेसिस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ सर्विसेज देती है। हालांकि कितना देती है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी है, कौन से राज्य में है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक है, वो पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के भले के लिए काम कर रही होती है। अब हम ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कहाँ स्कूल पहुँचाया जाए, कहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ है, यानी कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ऐसे इलाकों में स्कूल खोले जाते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं या जो पिछड़े हुए इलाके हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का एक पॉइंट आता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। देखिए पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में हम अलग से वीडियो बना रखा है जिसको हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें है ये वीडियो। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि डायमंड और वाटर में डायमंड की कीमत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है। देखिए डायमंड स्केयर है,
इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। यही पैराडॉक्स है। हालांकि होना ये चाहिए था पुराने ज़माने में कि जिसके यूज़ ज़्यादा है, जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उससे की ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में वाटर का तो बहुत सारा यूज़ है, बिना पानी के बिना तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम है। जबकि डायमंड की तो कोई कीमत ही नहीं है, उसको कौन पहनता है, सॉरी उसको कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। इवन पहनने में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, लेकिन फिर भी उसकी कीमत ज़्यादा है। तो इसकी वजह स्कैर्सिटी है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी समझाने का काम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करता है। इसके अलावा फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरियस फैक्टर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, कितने कितने यूज़ किए जाएंगे उन फैक्टर का भी, उसका भी जो बेस है वो यही लॉ है। तो बच्चों ये पॉइंट हमारे कवर होते, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू क्यों होता है। तो ये भी आपको समझाना पड़ेगा बच्चों। तो इसके अंदर सबसे पहला है फॉल इन दी इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में हम बचपन से कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि भैया कौवा प्यासा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी या बहुत एफर्ट करने को तैयार हो जाओगे, लेकिन एक बार आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, एक बार आपने पानी पी लिया, तो आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि आपको एफर्ट करवा कौन रहा है, आपको एफर्ट करवा रहा है आपकी वांट्स, आपकी यूटिलिटी, क्योंकि गुड्स को कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब आप किसी गुड्स को कंज्यूम करो। तो ये भी बच्चों एक पॉइंट है जो आप अपने साथ जोड़ सकते हो। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन किसी स्पेसिफिक वांट्स की पूर्ति की जा सकती है। आप पनीर की सब्जी तो खा सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अपनी सभी जरूरतें को पूरी कर लो, लेकिन कोई स्पेसिफिक वांट्स को पूरा कर सकते हो। इसीलिए उस स्पेसिफिक वांट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो घट जाता है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कमोडिटी, देखिए एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर उस कमोडिटी का यूज उस काम में करेगा जिसको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, फिर उस काम में करेगा जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिले, और सबसे अंत में उस काम में करेगा जिससे उसे सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा काम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब ज़्यादा यूटिलिटी, कम काम में कम सेटिस्फेक्शन यानी कि कम यूटिलिटी। इसीलिए एक साधन का प्रयोग ऑल्टरनेटिव होने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होता है। इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और है जो मैं इसमें जोड़ नहीं पाया, वो था फोर्थ पॉइंट, जिसे आप कह सकते हो कि गुड्स आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, यानी कि गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोटी और चावल दीज आर टू गुड्स आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि रोटी खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो चावल खाने से नहीं मिलेगा, या चावल से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो रोटी से नहीं मिलेगा। इसीलिए जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाता हूँ तो मेरी रोटी खाने की प्रति इच्छा जो है वो घटती चली जाती है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा अगर आप लिखते हो, देखिए मैंने इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज बना रहा हूं या आंसर राइटिंग कर रहा हूं जिससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना करना पड़े। सारे पॉइंट हमने बच्चों कवर किए हुए हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे ही वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उनके थ्रू भी वीडियो देख सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।